हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर और आज बहुत दिन बाद टी शर्ट में आए हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अलग लग रहा होगा, लेकिन मैं वही यार सर हूँ जो बहुत दिनों से आपके साथ इकोलॉजी के साथ चल रहे हैं। हम लोग इकोलॉजी सीख रहे हैं। बच्चों, आपको ध्यान रहे, ये एक ऐसा टॉपिक है सिर्फ नीट में ही नहीं, हमारे लाइफ में भी इकोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एनटीए वाले ने या फिर नीट वाला इससे इतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है। यही एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा एनवायरनमेंट के साथ क्लास 12th तक हमें बहुत अच्छे से जानकारी दिलाता है। हमारा एनवायरनमेंट के साथ हमें मोहब्बत करना सिखाता है। एनवायरनमेंट में पॉल्यूशंस, एनवायरनमेंट क्या है, बहुत सारा चीज़ें हमें यहाँ से जानकारी मिलता है। तो बच्चों, इकोलॉजी के साथ रहिए और इकोलॉजी सीखिए, लोगों को सिखाइए। और सिर्फ नीट में ही नहीं, लाइफ में और भी बहुत सारे एग्जाम में इकोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आते हैं अपना टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में हम लोग पढ़ रहे थे टेम्परेचर का मॉर्फोलॉजी में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी एनिमल्स या फिर प्लांट का फिजिकल अपीयरेंस का क्या असर पड़ता है, हमने वो बता दिया। अब मैं पढ़ूंगा फिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस हो सकता है अगर टेम्परेचर घटे या बढ़े, टेम्परेचर का असर एनिमल का फिजियोलॉजी में। देखिए यहां है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स। एक्लेमेटाइजेशन क्या है बच्चों? इंटरनल मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। ये क्या है? ये बोल रहा है कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव लाना, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने फिजियोलॉजी को चेंज करना, यही एक्लेमेटाइजेशन है। ध्यान रहे, एक्लेमेटाइजेशन मतलब फिजियोलॉजी का चेंज करना, बाहर के एनवायरमेंट के हिसाब से, बाहर के माहौल के हिसाब से अपना अंदर बदलाव लाना, यही एक्लेमेटाइजेशन है। कुछ एग्जांपल देखने से आपको और अच्छे समझ में आएगा। हम लोग ले रहे हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या ले रहे हैं बच्चों? एल्टीट्यूड सिकनेस। ये एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है? जब एल्टीट्यूड बढ़ेगा यानी अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, पहाड़ की तरफ जाते हैं, ऊपर अगर कोई जाएगा वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। आपको पता होना चाहिए, धरती का निचला लेवल से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। जैसे 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 आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, क्या मैं कह दूं गैसेस कम हो रहे हैं? क्या मैं और अच्छे से कह दूं ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है। एल्टीट्यूड बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, अल्टीमेटली ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन होगा। हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमारा इस माहौल में रह के, इस लेवल में रह के, नीचे रह के आदत पड़ गया है इतना कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन जो अभी हमारे आसपास है, इतना लेके हमारा आदत बन चुका है, हमारा हैबिट हो गया है इस लेवल का ऑक्सीजन लेना। हमने ऊपर चला गया, वहां ऑक्सीजन का लेवल कम है, हमने धरती से जैसे ऊपर की तरफ जा गया वह ऑक्सीजन का लेवल कम। वहां पर हमारा फिजियोलॉजी को चेंज करना होगा, अंदर कुछ बदलाव लाना होगा। सबसे पहले जब ऊपर जाएंगे आपको कुछ फीलिंग्स हो सकता है, वहां पर कुछ चीज आप महसूस कर सकते हैं, कुछ लक्षण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ है। आपको वहां पर फैटिग यानी थकान महसूस होगा, वो भी बेकार वाला थकान। कुछ काम आपने नहीं किया, बस आपने ऊपर की तरफ गया, आपको थकान महसूस हो रहा है, आपको नौजिया हो रहा है, यानी आपको वॉमिटिंग टाइप से फीलिंग हो रहा है, सर चक्कर आ रहा है, माथा। ध्यान रहे, फैटिग, नौजिया, थकान और ये वॉमिटिंग फीलिंग्स। याद रहे, हार्ट पल्पिटेशन यानी हार्ट बीट का बढ़ना। ध्यान रहे, ये सिम्टम्स है, लक्षण है। ये एल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षण ये है। वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ। अब हमारा शरीर एडजस्टमेंट करना चाहती है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये सब तो लक्षण है। यहां ऑक्सीजन का लेवल कम है, हमारा शरीर को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बच्चों, मेरा आपसे सवाल है,
जितना स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, क्या बॉडी को वहां कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ उपाय ढूंढना होगा? क्या शरीर को वहां कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा? हमारा फिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंज जरूर होना चाहिए, होता भी है। क्या चेंज होगा? आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। सर ये आरबीसी काउंट क्यों बढ़ेगा? आरबीसी काउंट इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आरबीसी ही हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी मानिए ऑक्सीजन कैरियर बढ़ गया। बच्चों अभी मैं ये रीजन बताऊंगा, इसको बढ़ाने से इस पर क्या असर पड़ा, इसको बढ़ाने से क्या फायदा हुआ, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ऑक्सीजन लेवल डाउन है, आरबीसी काउंट बढ़ा दो, शरीर ने आरबीसी बढ़ा दिया, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी घटा दिया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया, ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया। सर ये सब करने से क्या ऑक्सीजन बढ़ जाएगा? नहीं, ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे? यहां देखिए बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। यह हमारा बॉडी है, यह बॉडी का एक सेल है, इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? आरबीसी। आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन, मानिए आरबीसी है, आरबीसी हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन है। मेरा आपसे सवाल है, नॉर्मली जब हम नीचे रहते थे, जब हम यहां रहते थे, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा था, मान लेते हैं हीमोग्लोबिन 10 हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन ले जा रहा था। मेरा आपसे सवाल है, जब हम नीचे थे हीमोग्लोबिन काउंट, मानिए आरबीसी काउंट, जितना आरबीसी उतना हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। मेरा आपसे सवाल है, नीचे थे, ऑक्सीजन का लेवल ठीक ठाक था, अगर 10 हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके सेल की तरफ ले जा रहा था, यहां सब ठीक ठाक था, हमने ऊपर चला गया, हम ऊपर चले गए, वहां ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, यानी ऑक्सीजन कम हो गया है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, मानिए 20 हीमोग्लोबिन हो गया है। ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ मानिए इससे भी घट गया है, ऑक्सीजन 2 हो गया है। अगर एक हीमोग्लोबिन, यहां पर 40 ऑक्सीजन है ऊपर, यहां मानिए 20 ऑक्सीजन है, ये मैं आपको ऊपर का केस बोल रहा हूं। जब हम लोग नीचे थे 10 हीमोग्लोबिन 4 को, यानी टोटल 40 ऑक्सीजन था, सेल का यहां पर पूर्ति हो रहा है, सेल आराम से चल फिर रहा है। जब हम नीचे थे, हमने ऊपर चला गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, ऑक्सीजन घट गया। ऑक्सीजन मानिए 20 है, 20 हीमोग्लोबिन 20 ऑक्सीजन, मानिए यहां पर मानिए 80 मानते हैं, 8, यहां पर मानिए 40, 4, 2। देखिए मैं आपसे एक पूछ रहा हूं, जब हम नीचे थे ऑक्सीजन था हमारा 80, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हीमोग्लोबिन 10 था, एक एक ने 8 ऑक्सीजन को कैरी किया, एक एक हीमोग्लोबिन 8 ऑक्सीजन, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कैरी करके अंदर ले जा रहा था। हम ऊपर चले गए, हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया हमारा शरीर ने, हीमोग्लोबिन आरबीसी बढ़ा, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल 80 से मानिए 40 हो गया। 20 हीमोग्लोबिन है, 40 है आपका ऑक्सीजन,
क्या अब भी ये लोग को 4-4 के चक्कर में रहना पड़ेगा? नहीं, अगर 4-4 लिया कुछ हीमोग्लोबिन खाली बच जाएगा। हीमोग्लोबिन का इसके साथ बाइंडिंग कैपेसिटी, यहां एक हीमोग्लोबिन में 8 गो बाइंड हो रहा था, यहां एक हीमोग्लोबिन में सिर्फ 2 गो बाइंड हो रहा है, क्योंकि स्पीड में ले जाना है। बोले यार जो हो रहा है वही लेके आओ। आप समझ रहे हैं मेरा बात? मैं बोलना चाह रहा हूं, जैसे हम लोग ऊपर चले गए, जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन का संख्या बढ़ गया। हीमोग्लोबिन तो बढ़ गया लेकिन ऑक्सीजन नहीं बढ़ा, ऑक्सीजन का लेवल घट गया है। ऑक्सीजन कम, हीमोग्लोबिन ज्यादा। बोले कम कम उठाओ, एक एक हीमोग्लोबिन, दो दो, एक एक, जो मिले वही लेके आओ, लाके सेल को दो। सेल को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, सेल को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए लेकिन ऑक्सीजन कम है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है। कम कम बाइंड करो, बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाएगा, रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। यहां से जल्दी छोड़, जल्दी जाओ, 8 का नहीं 2 ही लेके आओ, क्योंकि हीमोग्लोबिन अब ज्यादा है, कैरियर ज्यादा है, ढोने वाला ज्यादा है। मेरा आपसे एक सवाल है, शायद और अच्छे से आपको क्लियर हो, शायद और अच्छे से क्लियर हो। अगर यहां पर मैं आपको बोलूं 10 कार्टून, 10 कार्टून है, 5 गाड़ी है, 5 वैन है, 2-2 करके लोड करो। 10 कार्टून है, 5 वैन है, 2-2 करके लोड करो। अरे यार अगर मैं बोलूं, यहां पर अगर मैं बोलूं 20 कार्टून है और अगर 5 गाड़ी है, 4-4 करके लोड कर दो। लेकिन अगर मैं 10 कर दूं कार्टून को, और मैं अगर वैन भी 10 कर दूं, क्या आप भी एक गाड़ी में 4-4 करके लोड करेंगे और गाड़ी खाली भेजेंगे? ये वैन है आपका, ये कार्टून है। अब तो समझदारी इसी में होगा, एक एक वैन में एक एक कार्टून लोड किया जाए, जल्दी पहुंचेंगे। वो टाइम और था जब वैन कम था, कार्टून ज्यादा था, उस टाइम हमने एक वैन में ज्यादा कार्टून रखा, एक वैन में 4-4 कार्टून लोड किया और पहुंचा दिया। यहां पर क्या है, कार्टून का संख्या कम, वैन ऑलरेडी बढ़ चुका है, जल्दी पहुंचाने का एक ही तरीका है, एक एक लोड करो, लेके चलो। समझ रहे आप? कुछ ऐसा ही हो रहा है यहां पर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है, यहां पर एक वैन में 4 कार्टून बाइंड हो रहा था, एक वैन में 4 कार्टून बाइंड हो रहा था, यहां एक वैन में सिर्फ 1 कार्टून बाइंड हो रहा है। क्या बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं घटा? घटा, बाइंडिंग कैपेसिटी घट गया। क्यों? क्योंकि वैन बढ़ा, यानी हीमोग्लोबिन बढ़ा, ऊपर से ऑक्सीजन यानी कार्टून घटा है। ध्यान रहे, एल्टीट्यूड सिकनेस में आपसे गलती करवाएगा बच्चों, आपसे गलती करवाएगा। आपको गलती नहीं करना है, आपको ध्यान ये रखना है, जैसे ही एल्टीट्यूड सिकनेस होगा, यानी जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे, आरबीसी काउंट बढ़ेगा। आरबीसी काउंट बढ़ा मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ा, बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगा, रिलीजिंग कैपेसिटी, रिलीज करके फिर वापस आना है, रिलीजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, बाइंडिंग कैपेसिटी घटेगा। ध्यान रहे, ब्रीदिंग रेट तो बढ़ेगा ही। तो बच्चे इस पॉइंट में अक्सर बच्चों का डाउट होता है, आपका डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, बाइंड क्यों कम करेगा, क्यों बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगा? क्योंकि ऊपर जाने से ऑक्सीजन कम है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो कम कम बाइंड करो, जल्दी से सेल के तरफ दौड़ो, सेल को ऑक्सीजन चाहिए। ध्यान रहे बच्चों, एंटार्क्टिका का फिशेस, ये मैं आपको क्या बताया, ये मैं आपको बताना चाहे एक्लामेटाइजेशन या इंटरनल मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट के हिसाब से फिजियोलॉजी में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हमने माहौल बदला, हमने एल्टीट्यूड पर गया, हमने हाइट की तरफ गया, हमने जैसे ऊंचाई की तरफ गया,
एल्टीट्यूड में गया, हमारा आरबीसी बढ़ा, हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी जनरल से कम हो गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया। ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने माहौल को बदल दिया, हमने एनवायरमेंट को बदला। एनवायरमेंट को बदलना, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर कुछ भी बदलाव आ जाना, कुछ भी चेंज आना, वही एक्लामेटाइजेशन है। ध्यान रहे। एक और पॉइंट, ये तो एग्जांपल है आपका, एक और एग्जांपल है एंटार्क्टिका के फिशेस। आपको पता होना चाहिए एंटार्क्टिका में बच्चों जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके पास सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो ये है कि वहां ज्यादातर संभावना है चीजों का फ्रीज होना, यानी जम जाना। आप सोचिए, जब ब्लड वगैरह जम जाएगा या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसका पूरा अंदर जम जाएगा तो उसका सर्वाइवल का कैपेसिटी लगभग खत्म हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाएगा जब अंदर पूरा फ्रीज हो जाएगा। तो सोचिए यहां के फिशेस ने कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज किया, अपने अंदर फिजियोलॉजी का कुछ बदलाव किया, और यह बदलाव किया कि यहां फ्रीज ना हो। यानी जनरली 0 डिग्री सेल्सियस में तो कोई भी चीज बर्फ बन जाता है, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर फ्रीज हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में हमारे अंदर का जो फ्लूइड है वो जम जाएगा। लेकिन यहां के फिशेस 0 डिग्री सेल्सियस में भी इनका अंदर का फ्लूइड नहीं जमता है। क्या रीजन है सर? चलिए देखते हैं। एंटार्क्टिका का फिशेस एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन AFPS पाया जाता है, यानी एंटार्क्टिका के जो फिशेस है उसमें एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम है एंटी, इसका नाम से एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन है जो फ्रीजिंग का एंटी है, यानी उल्टा है। यानी ये एक ऐसा स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है यहां के फिशेस में जो इनको फ्रीज होने से बचाता है, इनको जमने नहीं देता है। बच्चों मेरा आपसे सवाल है, क्या यह भी फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं हुआ? हुआ। वहां के फिजियोलॉजिकल चेंज, वहां के एनवायरनमेंट, वहां के माहौल, वहां के टेम्परेचर के हिसाब से एक स्पेशल प्रोटीन इस फिशेस के अंदर पाया जाना, यह भी एक्लामेटाइजेशन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन एब्सेंट रहे, ना रहे, 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाएगा। कोई फिश है जिसके अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज हो जाएगा। अगर है 0 डिग्री से भी कम हो गया, फ्रीज नहीं होगा। सर कब तक? -1-2 तक भी चल जाता है, फ्रीज नहीं हो रहा है, बच रहा है। क्या ये फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं हुआ? हुआ। चलिए अब देखिए, वैसे तो जो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन है वो ग्लाइकोपेप्टाइड्स का बना होता है। मैं आपसे पूछा हूं ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल बॉडी फ्लूइड को फ्रीज होने से या फिर बॉडी फ्लूइड का फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है, यानी हम लोग ग्लाइकोल का यूज करके बॉडी फ्लूइड को जमने से बचा सकते हैं। समझ रहे आप? चलिए, कोल्ड एरिया का फिशेस, ऐसा फिशेस जो कोल्ड एरिया में रह रहा है, ठंड वाला इलाका में। एंटार्क्टिका तो हद से ज्यादा ठंड, ये पोलर रीजन का बात हो रहा है। एंटार्क्टिका, आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन मैंने आपको बताया, आगे तो और डिटेल्स आएगा बायोम में, बट मानिए ये वो फिशेस है जो एकदम पोलर रीजन में, अर्थ का ऊपर नीचे, साउथ पोल नॉर्थ पोल, वहां पर रह रहे हैं, जहां मानिए कि लगभग बर्फ ही रहता है। ये वहां का ये एक्लामेटाइजेशन है, वहां अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये सब तरीका खोज के रखा है। चलिए, कोल्ड एरिया का फिशेस, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन INP इंड्यूस आइस लेयर फॉर्मेशन, वर्क एज हीट इंसुलेशन। बच्चों ध्यान से, ये कोल्ड एरिया फिशेस है, या तो हीट को अंदर लो, ठंड से बचना है तो 2 तरीका भाई। अगर आप ठंड से बचना चाहते हैं 2 तरीका है, या तो अंदर हीट लो मतलब सर भाई शरीर को तापो, आग के पास जाओ, गर्मी के पास जाओ, या फिर अपना शरीर का हीट लॉस को रोको, शरीर से जो हीट लॉस हो रहा है उसको रोको। आप समझ रहे हैं? या तो हीट अंदर करो, नहीं कर पा रहे हो, जो लॉस हो रहा है उसको रोक दो।
तो भी कुछ हद तक बच सकते हैं। ये लोग कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। कोल्ड एरिया के जो फिशेस है इनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन। आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन आईएनपी, ये क्या करते हैं, इंड्यूस आइस लेयर फॉर्मेशन, या आइस का लेयर बना दिया। चलिए देखते हैं कैसा लेयर हुआ। ये फिश है, आप कोई बच्चा मुझसे सवाल नहीं करेगा सर ये फिश कैसे बना दिया आप, आर पार सब दिख रहा है, इसका कुछ भी नहीं है सर, इसका इंटेस्टाइन वगैरह किधर है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये ऐसे ही फिश मैंने आपके लिए बनाया। ये फिश है, ये फिश का चारों साइड में आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन जो है वो एक मानिए वह आइस न्यूक्लिएटेड प्रोटीन जो है इंड्यूस आइस लेयर फॉर्मेशन, मानिए एक आइस लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। इससे क्या होगा, इससे इसका अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा। ये एक प्रकार का मानिए ब्लैंकेट बन गया इसका, ये एक प्रकार का ब्लैंकेट बन गया, इसका अंदर का हीट गर्मी बाहर नहीं जाएगा। बाहर तो बहुत ठंड है, इसको ठंड लग रहा है, लेकिन अगर इसका अंदर का गर्मी इसी के अंदर रुक गया तो अच्छी बात है। तो ये आइस लेयर बनाता है, यानी वर्क एज हीट इंसुलेशन। कंगारू रैट का नाम सुने होंगे आप, ये कहां पाया जाता है, डिजर्ट्स में। डिजर्ट्स में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, वाटर का। सर वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है, पानी रखो तो उड़ जाता है, और ऊपर से पानी है भी नहीं, समस्या ही समस्या। इन्होंने भी समस्या का समाधान निकाल लिया, ये भी पढ़ा था एक्लामेटाइजेशन, यानी इन्होंने भी इकोलॉजी का क्लास किया, और फिर बाद में जाके कंगारू रैट को पता चला कि एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ेगा, तभी सर्वाइवल हो पाएगा, तभी जिंदा रह पाएगा। इन्होंने क्या किया, रिलीज कंसंट्रेशन यूरिन, ये यूरिन को कंसंट्रेट करते गया। नहीं, हमारे कंपेयर में इसका यूरिन गाढ़ा होता है, ध्यान रहे, गाढ़ा होगा यूरिन, यानी यूरिन में वाटर का मात्रा कम है, क्योंकि इसके पास वाटर ही कम है। वहां वाटर कम है, अगर यूरिन डाइल्यूट होगा, वाटर का लॉस होगा, फिर वाटर कहां मिलेगा। ध्यान रहे, ये वाटर को कंजर्व करने के लिए, शरीर के अंदर से वाटर को लॉस होने से बचाने के लिए दो उपाय किया। पहला उपाय, इन्होंने यूरिन को और सबके कंपेयर में कंसंट्रेट कर दिया, गाढ़ा कर दिया, यानी इनका यूरिन में वाटर कम है, वहां भी वाटर सेव हुआ, हाँ वहां भी इनका वाटर सेव हुआ। और फैट ऑक्सीडेशन, ये फैट का ऑक्सीडेशन करता है अपने अंदर, फैट का ऑक्सीडेशन करने से इसका बाय प्रोडक्ट वाटर निकलता है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे आपको रिएक्शन याद होगा, जब हम फैट को ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां से वाटर बनता है। मेरा आपसे सवाल है, इन्होंने वाटर को बचाने का, यार डिजर्ट में वाटर का कमी है यार, तापमान ज्यादा है, वाटर को बचाने का दो तरीका। पहला, यूरिन को कंसंट्रेट कर दो, वाटर लॉस कम। दूसरा तरीका, वाटर का फॉर्मेशन किया फैट का ऑक्सीडेशन करके। ये दोनों फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ या नहीं हुआ, हुआ। क्या एक्लामेटाइजेशन है। चलिए अब देखते हैं व्हेल एंड सील्स। क्या बच्चों, व्हेल एंड सील्स। मेरा आपसे सवाल है, आप पूछेंगे सर खाली हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सर आप तो जवाब क्या दे रहे हैं सर, आप खाली सवाल पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं, व्हेल के पास या फिर सील्स, इनके पास, ये भी बर्फीला इलाका में मिलता है सील, आपको अगर याद रहे तो। इनके पास थिक फैटी लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लब्बर। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लब्बर। ये सब ब्लब्बर, सर नाम ऐसे लग रहा है सर, ब्लब्बर, ये क्या है सर, ब्लब्बर। ब्लब्बर कुछ नहीं, ध्यान रहे, ये एक प्रकार का फैट का लेयर है। बच्चे एक चीज आपको मैं बता दूं, जो फैट होता है, फैट वो एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर समझ रहे हैं आप, जैसे आप लोगों को पढ़ाया होगा कंडक्टर, इंसुलेटर, जो हम लोग स्क्रू ड्राइवर वगैरह में, टेस्टर वगैरह में, जो उनका जो पकड़ने वाला हैंडल रहता है वो इंसुलेटिंग बॉडी का बना हुआ रहता है, प्लास्टिक का बना रहता है, प्लास्टिक इंसुलेटर है। तो मतलब वो हीट को या फिर आपका करंट को आगे पीछे यानी पास नहीं करता है। तो फैट जो है हमारा शरीर में भी, मेरा भी शरीर में, हम आप लोग का भी शरीर में, जहां जहां फैट का लेयर बना है वहां इंसुलेशन का काम हो रहा है। इंसुलेशन जानते हैं, इंसुलेशन मतलब ये है अंदर का हीट को बाहर होने नहीं देगा,
और बाहर का ठंड को अंदर जाने नहीं देगा। तो व्हेल और सील्स के पास मोटा मोटा उसका पूरा शरीर में फैट का लेयर बन जाता है, अंदर से मोटा चर्बी वाला लेयर बन गया। ठीक, अब क्या करेगा, लेयर बन गया, ये लेयर क्या करेगा, विंटर में यानी गर्मी में ये लेयर जो होता है वो बढ़ जाता है, सॉरी ठंड में, विंटर में नहीं भाई, ठंड में जब ठंड का टाइम आता है तो इनका जो ये ब्लबर वाला लेयर होता है, फैटी लेयर परत, वो मोटा हो जाएगा। तो सर मोटा होने से क्या होगा, ठंड में ये लेयर मोटा हो जाएगा, मोटा ब्लैंकेट रहेगा तो ठंड कम लगेगा इनको, इनका हीट लॉस कम होगा। मैं सील और व्हेल मछली का बात कर रहा हूं भाई। सील और व्हेल मछली के पास फैट का थिक लेयर होता है, ये लेयर ठंड के टाइम में और मोटा हो जाएगा ताकि हीट का लॉस कम हो। ये चेंज, ये बदलाव, यही एक्लामेटाइजेशन है कि नहीं है, एनवायरमेंट के हिसाब से फिजियोलॉजी में बदलाव लाना, यही एक्लामेटाइजेशन है। तो व्हेल और सील के पास जो थिक लेयर होता है फैट का, उसे ब्लबर कहते हैं। उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि वो अंदर से हीट लॉस को बचाता है, हीट लॉस होने नहीं देता है। ठंड में ये मोटा हो जाएगा, गर्मी में पतला हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में दिक्कत नहीं है भाई, ब्लैंकेट पतला ओढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई पूरा खत्म तो नहीं कर सकते, फिर अगला साल फिर जरूरत पड़ेगा इनको, ठंडा गर्मी। तो आप सोच रहे सर गर्मी में फिर इसको हटा दे, नहीं हटेगा नहीं, गर्मी में इसको पतला कर दिया जाता है। मानिए ठंड में अगर ये इतना मोटा है तो गर्मी में ये इतना मोटा रहेगा, हीट लॉस कम, क्योंकि ठंड में हीट अंदर का अगर लॉस होगा और ज्यादा ठंड लगेगा तो अंदर से हीट को निकलने से ये बचाता है, एक्ट एज इंसुलेटर। चलिए बच्चों, हम लोग अब जो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ध्यान रहे हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स में अभी टेम्परेचर ही चल रहा है। टेम्परेचर ये सब में टेम्परेचर का हाथ है। आप सोच रहे यार देखिए टेम्परेचर कम था, एल्टीट्यूड सिकनेस, हम लोग ऊपर गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां भी टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, बट हमने फोकस ज्यादा किया ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ भी देखिए कोल्ड एरिया फिश, कोल्ड टेम्परेचर से रिलेटेड, कंगारू है टेम्परेचर, डिजर्ट, यहाँ पर व्हेल सील्स, यहाँ भी टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो ध्यान रहे अभी सब टेम्परेचर का ही बात चल रहा है, उसके हिसाब से कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा कैसा। अब देखिए हम लोग पढ़े अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। यानी प्लांट्स भी कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं टेम्परेचर से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, बचाव करने के लिए, कम बेसी करने के लिए, अपना भीतर कुछ ना कुछ बदलाव करता है। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ध्यान रहे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।